Good morning. In this part of the video, I am going to explain God made the country. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम गॉड मेड द कंट्री को एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले हम विलियम कॉपर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इस पोएम में क्या दिया हुआ है उस पोएम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री का मतलब यहाँ पे विलेज हो गया है, तो इसीलिए कंट्री को यहाँ पे विलेज समझना है कि गांव है, यहाँ पे विलेज। ठीक है, ईश्वर ने क्या किया है, किसको बनाया है? तो ईश्वर ने गांव को बनाया है। तो गॉड मेड द कंट्री का मतलब हो गया यहाँ पर में कि ईश्वर ने गांव को बनाया। अब इस पोएम में जो मोटा मोटी क्या है, तो आपको ये जानना है कि इस पोएम में मिला जुला करके ये है कि जो पोएट हैं आपके विलियम कॉपर, इन्होंने जो शहर की जीवन है, मतलब जो सिटी लाइफ है, जो सिटी लाइफ है उसको इसने क्या किया है, गांव की जिंदगी से जो है इसने कंपेयर किया है और कहा है कि कैसे सिटी में रहते हुए भी लोग जो है उन चीजों का आनंद नहीं उठा पाते हैं जो गांव के लोग उठाते हैं। कहने का अर्थ है कि आजकल के युग में जो मॉडर्निटी है उसमें शहर में जाकर लोग बसते हैं, रोजी रोटी के लिए बसते हैं, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बहुत सारा चीजें हैं उसके लिए बसते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विलियम कॉपर ये कह रहे हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनका जीवन का एक मजा ही अलग है गांव में रहने का। तो बस इसी के ऊपर ये जो है पूरा पोएम लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम विलियम कॉपर के बारे में जानेंगे और जस्ट आफ्टर देन विल बी नोइंग अबाउट दिस पोएम लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन हम जानेंगे, लेकिन पहले हम विलियम कॉपर के बारे में जानते हैं कि विलियम कॉपर कौन थे और उन्होंने किस प्रकार की जो है कविताएं लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि विलियम कॉपर 1731 टू 1800, यहाँ 1731 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इस ईयर में इनका जन्म हुआ था 1731 में, और 1800 का मतलब है कि इसमें इनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो 1731 में इनका बर्थ ईयर है। अब एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखा है कि किस महीने में किस तारीख को इनका जन्म हुआ था, और ना ही डेथ का दे रखा है कि किस महीने में किस तारीख को इनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो कह रखे यहाँ पे मे बी सेड, मतलब कहे जा सकते हैं, टू बी गिविंग इन हिज पोएम, कि वह अपने पोएम में दे रहे होते हैं ए फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम, मतलब वर्ड्सवर्थ। मतलब वर्ड्सवर्थ जो होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसके बारे में आप थोड़ा जानते होंगे, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट हैं। ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन काल में लगभग आसपास 1000 कविताएं लिखी है। 997 या 1000 के आसपास इनकी पोएम लिखी गई है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कविताएं की रचना की, पोएट्री की रचना की, उसमें इनका फोरटेस्ट मिलता है। फोरटेस्ट का मतलब हुआ कि उसमें इनका झलक मिलता है, उसमें इनका कुछ ना कुछ योगदान मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं कि देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। मतलब उनके भी जो कहानियां हैं या जो पोएम जो उन्होंने लिखा है उसी को वर्क्स यहाँ पे कहा गया है। उसमें जो गांव की जीवन है, रूरल लाइफ मतलब गांव की जीवन, तो गांव की जो जीवन है उसके लिए इनका गहरा रिस्पेक्ट है, मतलब गहरा आदर है। सेम डीप रिस्पेक्ट द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। कॉमन पीपल का मतलब गांव के लोग भोले भाले होते हैं, सामान्य होते हैं, प्यारे होते हैं, लवली, और साथ में लवली और क्वाइट लैंडस्केप कहते हैं यहाँ पर में कि जो लैंडस्केप है मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है गांव का वो कैसा है, लवली है और बिल्कुल शांत है, क्वाइट है। मतलब अगर आप जाइएगा गांव में, जो गांव में रहते हैं उनको ये बात सब पता होती है कि किसी भी एरिया में अगर आप जाते हैं तो आपको एकदम शांति मिलेगा, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसा लगेगा कि यहाँ बैठा ही रह जाओ। तो उसी को यहाँ पर में लवली क्वाइट लैंडस्केप का नाम दिया गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन he did not hesitate in giving clear cut opinion about the issues of his time।
कहते हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रखे थे, जब वो कविताएं लिखते थे तो अपने समय में जो भी घटनाएं हो रही थी उसको भी वो कविता में डालने का प्रयास किए। तो उसी प्रकार से इस कवि ने क्या किया, उन्होंने हेजिटेट नहीं किया विलियम कॉपर ने, मतलब इनके मन में कोई संकोच नहीं हुआ, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि वो साफ साफ अपना विचार दें, क्लियर कट ओपिनियन मतलब साफ साफ। तो कैसा विचार दें, अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम, मतलब उनके समय में जो मामले चल रहे थे, उनके समय में जो बातें चल रही थी उसके बारे में, उनके विषय के बारे में। इश्यूज मतलब विषय होते हैं, इश्यूज मतलब मामले होते हैं। नेक्स्ट रखे हैं इट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ही बातों का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है दोनों बातें आपको सेम नहीं मिलेगी। इट इज पैराडॉक्स that the poets and the dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. पैराडॉक्स इसलिए है, मान के चलिए हम शहर में रहते हैं लेकिन शहर की प्रशंसा ना करके गांव की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या है, पैराडॉक्स ही तो है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि बंदा तो रहता है, व्यक्ति तो रहता है शहर में लेकिन बात कर रहा है गांव की, तो इसलिए ये बात पैराडॉक्स है। और यह है कि जो कवि हैं, पोइट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ड्रामेटिस्ट है, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार है, तो कवि और जो नाटककार है वो लिव्ड इन सिटीज, जो शहरों में रहते थे, और स्टेट कैपिटल्स या राज्य की राजधानियों में रहते थे, हैव रिटन पावरफुली, उन्होंने बहुत मजबूती से लिखा है किसके बारे में, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, मतलब जो ग्रामीण जो जीवन है उसकी सुंदरता के बारे में लिखा है, उनके सौंदर्य के बारे में लिखा है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poets to inspire on the life in the countryside. यहाँ पे यह कहते हैं कि the simplicity of the common villagers, मतलब भोले भाले जो गांव वाले लोग होते हैं उनका जो सामान रहने का जो तरीका है, सिंप्लिसिटी मतलब आप कुछ कहिएगा तो आसानी से समझ जाएंगे, मतलब ज्यादा फेर बदल नहीं करेंगे समझने में, तो सिंप्लिसिटी हो गया। एंगेज्ड इन ए हम्बल प्रोफेशन, ये विनम्र जो पेशा होता है उसमें ये जुड़े रहते हैं। हम्बल मतलब जानते हैं, हम्बल तो उसे कहा जाता है जो कभी अपने आप पे प्राउड ना फील करे, जो हमेशा जो है झुकना पसंद करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम्बल कहा जाता है। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, मतलब जो प्राकृतिक जीवन है उसकी प्रचुरता, कि वो कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा है, एकदम भर के जो है प्राकृतिक लाइफ की प्रचुरता है। एंड द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना जानते हैं, जीव जंतु और वनस्पति होते हैं, ठीक है। एंड द पीसफुल लिविंग, पीसफुल लिविंग मतलब ये सारे चीज मिलकर कैसे रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। दे टुगेदर, ये सभी मिल करके, मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्स, इन सभी ने क्या किया है, हमेशा कवियों को प्रेरित किया है टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, कि वो ग्रामीण जीवन या गांव के जीवन की जो जिंदगी है, मतलब लाइफ है या गांव का जीवन है, उसके ऊपर वो क्या करे, लिखे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब इस प्रकार की जो राइटिंग है, उस राइटिंग में जो कॉपर की कविताएं हैं वो एक बहुत ही विशेष उदाहरण है। क्लासिक का मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट या बहुत ही एक्सलेंट काइंड का जो है ये एग्जांपल है, बहुत ही बेहतर एग्जांपल है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, मतलब पोम की जो पहली जो पंक्ति है, गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने गांव को बनाया और आदमी ने शहर को बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, यह सच्चे मन से जो है गांव में रहने वाले जो क्रिएशन है, मतलब जो उसकी बनावट है, उसको जोड़ के बताती है, सम अप करती है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स, और साथ में शहरों का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, इवोल्यूशन का मतलब धीरे धीरे विकास होना, समय के साथ विकास होना, उसके बारे में बताती है। बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से बने होने के कारण, विलेजेस पजेस ए परफेक्शन, जो गांव होती है उसमें पूर्णता दिखाई पड़ती है कि सब कुछ है गांव में, परफेक्शन है उसमें। दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो परफेक्शन शहरों में या सिटी जो होते हैं या टाउन में कभी नहीं हो सकते हैं, कैन नेवर हैव। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको पुकारते हुए, उनको बुलाते हुए। द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ, पोएट क्या करते हैं कभी,
कि ग्रामीण जो जीवन है उनके जो अंदर जो गुण है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, एंड एग्जॉल्ट्स देम, और उन्हें आर्गुमेंट के जरिए या उनको बात के जरिए प्रेरित करते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको उनके मन की चीजों को जगाते हैं, टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, कि वो जो बनावटी जो विलासिता है, बनावटी जो जीवन है उससे बचे, एंड कंफर्ट, और उस आराम की जगह से बचे, टू द सिंपल, और सिंपल लाइफ में आ जाए, ठीक है, बट एंड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ अ विलेज, लेकिन कहते हैं लेकिन जो गांव वाले हैं उनकी जो प्लेजर्स है और एंड्यूरिंग है, एंड्यूरिंग का मतलब टिके रहना, चाहे माहौल कैसा भी हो लेकिन गांव में ही रहना, गांव में ही अपनी जीवन यापन करना, तो उस तरीके से जैसे गांव वाले लोग रहते हैं जो प्लेजर लेते हैं या एंड्यूरिंग तरीके से रहते हैं, तो उसका वो आनंद उठाए। ये था आपका पोइट के बारे में जो विलियम कॉपर के बारे में है। अब चलते हैं और इस पोएम के बारे में जानते हैं, लाइन बाय लाइन के आखिर में इस पोएम में क्या दे रखा है। तो देखिए आगे दे रखे हैं, इसमें आपका दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, तो ये तो आप आसानी से कर लीजिए। कहते हैं टू यू बिलोंग टू ए विलेज, क्या आप गांव से मतलब आते हैं, व्हिच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट अट्रैक्ट यू मोस्ट, मतलब कौन सा ऐसा प्राकृतिक दृश्य है या चीजें हैं जो आपको काफी ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। दूसरा क्वेश्चन है डू यू बिलोंग टू ए टाउन, इसको हम लिखवाएंगे, जैसे ये पोएम हम कंप्लीट करेंगे तो सबको लिखवा देंगे, लिखवा के अपलोड कर देंगे। क्या आप शहर से बिलोंग करते हैं, व्हाट थिंग्स देयर कॉज अनोयंस टू यू, कहते हैं वहां पे ऐसा क्या चीज है जो आपको परेशान करती है अगर आप शहर में रहते हैं तो, अनोयंस का मतलब तंग करना, परेशान करना। चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से शुरू होता है गॉड मेड द कंट्री, कि ईश्वर ने गांव को बनाया। अब यहाँ पे दे रखे हैं कि God made the country and man made the town. What wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter drought, that life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. यहाँ देखते हैं कि राइम स्कीम इसका नहीं मिल रहा है, जैसे इसका लास्ट वर्ड इसके लास्ट से नहीं मिल रहा है, इसका लास्ट इसके लास्ट, राइम स्कीम का यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है इस पोएम में। तो चलिए मीनिंग को देखते हैं और जानने का इसमें प्रयास करते हैं। कहते हैं गॉड मेड द कंट्री, कि ईश्वर ने गांव को बनाया, कंट्री मतलब मैंने शुरू में बता दिया गांव है, एंड मैन मेड द टाउन, और लोग ने क्या किया, शहर को बनाया। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि गिफ्ट के रूप में उन्हें क्या मिला, हेल्थ मिला, स्वास्थ्य मिला, उनके अंदर गुण मिला, और ये जो स्वास्थ्य और गुण है वो गिफ्ट के रूप में, यही एकमात्र ऐसा चीज है जो जीवन को क्या बना सकती है, मधुर बना सकती है। और जो वहां पे थकने वाले लोग हैं, मतलब काफी ज्यादा काम करते करते थक जाते हैं, तो उनकी लाइफ को क्या कर सकते हैं और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, जो लाइफ क्या करती है, यहाँ पे दे रखे हैं दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, इस प्रकार के जीवन जो है सभी के लिए वहां पर में है, सभी को इस प्रकार की जीवन वहां पे प्राप्त होती है जो गांव में रहते हैं। शुड मोस्ट अबाउंड एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, और ये सारी चीजें जो है प्रचुर मात्रा में उन्हें मिलती है और उनके जीवन में बहुत कम चांस होता है खतरा होने का, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं, फील्ड्स में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं, ग्रोव्स होते हैं, उनके बीच रहते हैं। नेक्स्ट लाइन कहते हैं 5 लाइन्स में, Possess ye therefore ye who born about in chariots and sedan know no fatigue, but that of idleness and just no scenes, but such as art contrives possess ye still, your element there only can be shine। यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं कि possess ye therefore ye who born about, कहते हैं कि तो आप जो शहर में रहने वाले लोग हैं, आपके पास क्या चीज है जो जहां शहर में आपका जन्म हुआ है, जहां पे शहर में आपका समय के साथ विकास हुआ है, तो वही यहाँ पे बॉर्न आउट दे रखा है। और जहां पे आप चैरियोट पे चलते हैं, मतलब रथ पे चलते हैं, सैडन्स पे चलते हैं, एक बंद मोटर गाड़ी में चलते हैं, कार में चलते हैं, और आपको तो पता ही नहीं होती है कि थकान क्या चीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि शहर के लोग ज्यादातर एसी में बैठते हैं, कार में चलते हैं, बस में चलते हैं, और कंफर्टेबल जोन में ज्यादातर जीना चाहते हैं, वो फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो इसलिए कहते हैं नो फैटिक, इसलिए उन्हें फटीग नहीं होती है, उन्हें कोई थकावट नहीं होती है।
बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सील्स, लेकिन इस प्रकार की जो आइडलनेस है जो आपको कमजोर करती है वहां बैठे बैठे इस तरीके से रहने में, ऐसे लोग क्या करते हैं, गांव में जो सीन्स होती है, जो नजारा होते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। बट सच एज आर्ट्स कॉन्ट्राइव्स पजेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन, लेकिन इस प्रकार की जो आर्ट होती है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग इस प्रकार की आर्ट खुद बनाते हैं, कॉन्ट्राइव मतलब बनाना, पजेस खुद ही अपने पास रखते हैं ऐसी ऐसी चीजों को बना करके, जैसे मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़ा बड़ा जो है बहुमंजिला इमारत बना लेते हैं। कहते हैं फिर भी ये स्टिल योर एलिमेंट, मतलब जो भी तुम बनाते हो, देयर ओनली कैन ये साइन, केवल यह चीज तुम्हारे ही पास तक चमकती है, जहां तक जिस शहर में तुम उसको बना के खड़ा किए हो। ठीक है, अब आगे दे रखा है देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। अब फिर से यहाँ पे गांव के बारे में बोलने लगे हैं, यहाँ पे पोइट जो है कहते हैं देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, जहां पे तुम्हारा जो दिमाग है, जो आपका दिमाग है, वो जो है किसी भी प्रकार के नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आगे कहते हैं आर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, हमारे जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे बने हैं या मान के चलिए वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो लगाए गए हैं या लगाए गए थे ताकि दोपहर के समय में जो है आराम मिल सके, कंसोल मिल सके। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, आराम, मन को जो है ठंडक पहुंचना, तो इसको कंसोल कहा जाता है। द पेंसिव वॉन्डरर्स इन देयर शेड्स, मतलब जो दुखी जो यात्री होते हैं या भटकते हुए कोई आता है, वो इस पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है दोपहर में, और वहां पर में उसको कंसोल मिलता है। तो ये तो हुआ दोपहर के बारे में। अब इवनिंग के बारे में कह रहे हैं कभी कि एट ईव, ईव मतलब इवनिंग, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो हल्की हल्की जो है इस पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी छाया में जहां जहां जगह मिलता है उसको चीरती हुई नीचे गिरती है। ठीक है, और जो स्लीपिंग लीव्स मतलब जो शांत जो पत्तियां होती है उसको चीरती हुई नीचे गिरती है। इज ऑल द लाइट दे विश, और कहते हैं गांव के लोग जो होते हैं वो इस चंद्रमा की रोशनी से जितना उसको रोशनी लेता है वो सारी रोशनी इसको मिलता है। क्योंकि शहर में तो क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, तो क्या होता है कि जो सूरज या चांद की रोशनी होती है तो उसको ढक देती है, वो प्रॉपरली नहीं आ पाती है धरती पे। लेकिन गांव के लोगों को क्या होती है, ऑल द लाइट दे विश, मतलब जितना लाइट उनको चाहिए वो सब उनको मिलता है। नेक्स्ट दे रखे हैं बर्ड्स वार्बलिंग ऑल म्यूजिक, जो चिड़िया होती है वो सभी प्रकार की जो है यहाँ पे क्या करते हैं, गीत गाते हैं, वार्बलिंग करते हैं। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, कहते हैं वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, मतलब तुम जो लाइट जलाते हो या तुम जो बिजली जलाते हो वहां पर में जो भी करते हो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दे बट एक्लिप्स आर सॉफ्टर सेटेलाइट, लेकिन हमारी जो लाइट है, मतलब हमारी जो लाइट है, कहते हैं तुम्हारे जो शहर में बनाए हुए जो बड़ा बड़ा इमारतें हैं, तो हमारी जो लाइट है, हमारी जो धरती पर लाइट पड़ती है, मान के चलो सॉफ्टर सेटेलाइट है, सेटेलाइट मतलब उपग्रह है, ये क्या करती है, ग्रहण के रूप में, ग्रहण की तरह जो है तुम्हारा जो बिल्डिंग जो है वो उसकी लाइट हमारे गांव में नहीं आने देती है। अब यहाँ जो लाइन, ये जो लाइन चिपका हुआ है इसमें, इस लाइन से ये पता चलता है कि जो कवि है वो जस्ट टाउन के साथ जो लगा हुआ गांव है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई गांव होगा जो किनारे में बसा होगा और शहर की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो उसको कहीं ना कहीं उसको डिस्टरबेंस पहुंचा रही होगी, तो उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन भी हो सकता है। कंपैरिजन ये कह रहा है, हमें जो है कहते हैं तुम्हारी जो लाइट है या लैंप्स है उसके हमको जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो है वो हमारी जो सॉफ्टवेयर सेटेलाइट है, जो प्यारा से सेटेलाइट है, जो उपग्रह है, उसको ग्रहण लगा देती है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हारमोनियस नोट्स, कहते हैं कि तुम जो गाना बजाना धूमधाम से बजाते हो, गाते हो, वो क्या करती है, हमारी जो हारमोनियस नोट्स होती है, हारमोनियस नोट्स का मतलब होता है जो चीजें रिदम में चलती है, गांव घर में नेचुरली तरीके से चलती है, चाहे पशु पक्षी की आवाज है, चाहे किसी जानवर की आवाज है, उसको क्या करती है, घबराती है, उसको परेशान करती है, कन्फाउंड करती है।
द थ्रश डिपार्ट्स, तुम्हारा जो ये शोर शराबा है उसमें जो गाने वाली जो चिड़िया हैं वो चली जाती है, उसको मन नहीं करता है यहाँ रहने का, वो भी चाहता है कि अब मुझे बहुत आवाज, मुझे शोरगुल मिलता है। तो जो थ्रश है मतलब गाने वाली चिड़िया वो भी चली जाती है। स्केयर्ड, डर जाती है। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल इज म्यूट, और जो घबराया हुआ जो नाइटिंगल बुलबुल है, ऑफेंडेड है, जिसे मन में संकोच है कि जब ये लोग इतना शोर शराबा कर ही रहा है, आपको पता होगा नाइटिंगल एक स्वीट बर्ड होता है जो बहुत सुंदर गीत गाती है। और हमने इसके बारे में एक कोई चैप्टर भी पढ़ा था कि एक नाइटिंगल की आवाज से किसी राजा या महाराजा था, उसका उसको मतलब वो बहुत बीमार था लेकिन वो ठीक हो गया था। ठीक है, तो ऑफेंडेड जो नाइटिंगल है मतलब घबराया हुआ नाइटिंगल है, या उसको जो परेशान किया जाता है वो क्या है, चुप है। चुप का मतलब है मन नहीं करता उसका गाने का, कितना शोर शराबा शहर के लोगों ने किया है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है योर सॉन्ग्स। योर सॉन्ग्स मतलब शहर में जो गाने वाले या बजाने वाले लोग हैं वो इतना सारा कारनामा करता है। पहला तो जो भी चीज नेचुरल तरीके से हो रहा है, पशु पक्षी की आवाज निकल रही है, उसको वो कंफाउंड करता है, परेशान करता है, घबराता है। गाने वाली चिड़िया डिपार्ट हो जाती है, उसका मन नहीं करता है कि यहाँ रहूं, अब मैं यहाँ से चला जाऊं, डर जाता है, वो स्केयर कर जाता है। और जो ऑफेंडेड नाइटिंगल है, जिसके मन में संकोच होता है, वो भी क्या होता है, चुप हो जाता है। तो इसके साथ जो है ये 20 लाइन्स का ये पोएम था। आई होप कि यू वुड हैव गॉट इट वेरी वेल। एंड पोएम क्या होती है एक चीज और बता देते हैं कि पोएम में सबसे बड़ी खास बात होती है कि जितना अच्छे से आप पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा ना, उतना बार ये मल्टीपल मीनिंग को, मतलब मीनिंग कॉन्टेक्सचुअल एक ही रहेगा, लेकिन मीनिंग ये आपको लगेगा कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो पोएम की जो आंसर्स है उसको आप मल्टीपल तरीके से एग्जाम में जो है अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पोएम हो या चैप्टर हो, जब भी आप उसका मल्टीपल तरीके से आंसर्स लिखते हैं तो उसका जो अर्थ है वो पोएम से मिलना जुलना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको आसानी से अच्छे अंक भी मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, और इससे ये पता चलता है कि पोएम को आपने अपनी एंगल से भी पढ़ा है, अपनी एंगल से भी इसको समझने की कोशिश करी है। तो चलिए इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे पोएम जो है एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, और उसके बाद जो है हम कोई नया चैप्टर कराने का प्रयास करेंगे। Good morning. In this part of the video, we are going to cover some words from the poem. This is the first poem of class 10th. Its name is God Made the Country. God Made the Country. Now we'll do the vocab from this chapter. God Made the Country. So the first word is on the screen. तो सबसे पहला word आपके screen पे है abound, abound. अबाउंड जो होते हैं इसका मीनिंग होते हैं टू बी इन प्लेंटी, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रेटन, THREATN, थ्रेटन। थ्रेटन मीन्स टू इंटिमिडेट बाय थ्रेट्स, मतलब धमकी देना, धमकी के साथ डराना धमकाना, वही है थ्रेटन। नेक्स्ट वर्ड है SEDN, सेडन। सेडन मीन्स ए कवर्ड चेन टू बी कैरिड ऑन पोल्स, मतलब एक ढका हुआ चेन जैसे कि पोल के सहारे ले जाया जाना होता है, टू बी कैरिड ऑन पोल्स। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो अबाउंड जो है नाउन हो सकते हैं, थ्रेटन जो है वर्ब हो सकते हैं, और सेडन जो है ये भी नाउन हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है FATIGUE, फटीग। फटीग का मीनिंग होते हैं एग्जॉशन, मतलब थकावट, तो ये भी नाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट है CONTRIVE, कंट्राइव, टू मेक समथिंग हैपन, मतलब कोई चीज को कराना, ये आपका वर्ब है कंट्राइव, CONTRIVE। तो कंट्राइव मीन्स कोई चीज कराना। नेक्स्ट है आपका PENSIVE, पेंसिव। पेंसिव मतलब उदास, सैड, दुखी, तो ये आपका एडजेक्टिव हो सकते हैं, ADJ। नेक्स्ट है कंफाउंड, CONFOUND, confound means to create confusion। तो confound क्या है, CONFOUND, create confusion, मतलब confusion उत्पन्न करना, तो ये आपका वर्ब है। नेक्स्ट है आपका THRUSH, थ्रश। ये आपका एक सॉन्ग बर्ड है जो गाने वाली चिड़िया होती है, तो ये आपका एक नाउन है। इस तरीके से इसका जो है वर्ड हो गया। अब आगे जो चलते हैं, कुछ वर्ड्स हमने पोम से लिए गए हैं जो हमें काफी ज्यादा पोएम के अंदर या अबाउट द ऑथर में से लिया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है अबाउट द पोइट के बारे में।
और उसमें जो है जो वर्ड्स हमने देखे थे। तो जब आप अबाउट के द पोइट के बारे में पढ़िएगा या अंदर पोम को पढ़िएगा तो ये वर्ड्स का आपका सामना होगा। तो सबसे पहला वर्ड उसमें है आपका लैंडस्केप, LANDSCAP, ये एक नाउन है। इट मीन्स एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कहते हैं जब आप किसी भी बड़े जमीन के भाग को, क्षेत्रफल को देखते हैं तो आप उन सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को सब कुछ आपको दिखाई पड़ सकती है तो उसको लैंडस्केप कहा जाता है। मतलब सामने ना आपको घर मिलेगा, ना सामने आपको कोई टावर मिलेगा, जहां भी आप देखिए, जहां जितना दूर तक देख सकते हैं उतना दूर तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोरटेस्ट, FORETEST। फोरटेस्ट एक नाउन है। इट मीन्स स्मॉल एंटिसिपेटरी सैंपल। एक छोटा सा भविष्य में होने वाला जो उदाहरण होता है या सैंपल होता है उसको फोरटेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हेजिटेट, HESITAT, ये एक वर्ब है। मीन्स टू नॉट वांट टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को करने के की चाह नहीं रखना। बिकॉज यू आर नॉट श्योर दैट इट इज राइट, क्योंकि आप बिल्कुल श्योर नहीं रह पाते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो उसी को हेजिटेट कहा जाता है। इसी को शॉर्ट में हिचकिचाना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ISSUES, इश्यूज। ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स ए प्रॉब्लम और सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, मतलब कोई समस्या या चर्चा का जो विषय होता है, डिस्कशन का विषय होता है, तो उसी को इश्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है DRAMATIST, ड्रामेटिस्ट। ये एक नाउन है, नाउन मीन्स संज्ञा है। मीन्स ए पर्सन हु राइट्स प्लेस फॉर द थिएटर, रेडियो और टेलीविजन। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी नाटक के लिए लिखता है, या नाटक लिखता है किसके लिए, थिएटर के लिए, रेडियो के लिए या टेलीविजन के लिए। तो टेलीविजन पे अगर नाटक दिखाई जाना होता है या रेडियो पे सुनाई जानी होती है तो या थिएटर के लिए, थिएटर पे दिखाया जाना होता है, तो उसके लिए जो आपको कोई ड्रामा लिखा जाता है तो उसी को ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लिसिटी। ये एक नाउन है। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब एक ऐसा गुण होना जिसमें आपको समझने की आसान होना, कि आप किसी भी चीज को आसानी से समझते हैं या उसी काम को डू मतलब करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, उसको सिंप्लिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है HUMBLE, हम्बल। ये एक एडजेक्टिव है। नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, नॉट प्राउड, मतलब आप यह नहीं सोचते हैं हम्बल में कि आप किसी और व्यक्ति या किसी चीज से ज्यादा आप अच्छे हैं, किसी और लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, अपने आप को प्राउड नहीं फील करते हैं, मतलब विनम्र रहते हैं, तो उसी को हम्बल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ABUNDANCE, अबंडेंस। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा होना जो है वो अबंडेंस कहलाता है। नेक्स्ट है EXHORT, एग्जॉर्ट। ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स टू इंसाइट बाय आर्गुमेंट और एडवाइस, मतलब बहस करके या सलाह दे करके किसी को उकसाना, इंसाइट करना या काफी ज्यादा जगाना, अर्ज स्ट्रांगली, इसी को एग्जॉर्ट कहा जाता है। ये जो हम बोल रहे हैं आपको स्क्रीन पर में, ये आपको मीनिंग में नहीं लिखना है, केवल समझना है। मीनिंग जो नीचे आएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ उच्चारण के साथ, उसको आप लिखिएगा जो भी हम इसमें टाइप करेंगे। नेक्स्ट है आपका एंड्योर। ये वर्ब है, मीन्स टू सफर समथिंग पेनफुल और अनकंफर्टेबल, मतलब कोई ऐसा चीज जो दर्दनाक हो, जो आपका हिसाब का ना हो, अनकंफर्टेबल हो, उसको जो है आप अगर झेलते हैं, सफर करते हैं, यूजुअली विदाउट कंप्लेनिंग, खास करके बिना किसी शिकायत के, तो उसको एंड्योर कहते हैं। टू कंटिन्यू, या उसी चीज पे टिके रहते हैं, आप भागते नहीं है, तो उसको भी एंड्योर कहा जाता है। इसके साथ ये वर्ड मीनिंग एंड होता है। In the next part of the video, I'll try to explain the poem and just give you the question answer. Good evening. In this part of the video, we are going to cover short answer question. In this part of the video, we will only cover the 2 question answers. तो इस part of video में हम जो है केवल 2 क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। कितने करेंगे? केवल 2 को। तो चलिए देखते हैं इसमें 2 क्वेश्चन क्या सब दे रखा है। एक चीज में आपको करेक्शन करना है, यहाँ पे
ये लेसन नंबर 1 का पोएम है, 2 नहीं है। इसको 2 नहीं, इसको 1, क्योंकि पहला पोएम हम करा रहे हैं तो इसलिए इसको लेसन 1 मानना। नेक्स्ट जो पोएम होंगे उसको 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पोएम जो है आपकी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें गॉड मेड द कंट्री, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपलोड कर दिया था इससे पीछे वाली वीडियो में, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे विलियम कॉपर ने गांव की जीवन को एकदम बिल्कुल सुहाना चंगा वाला बताया कि जब आदमी जाता है गांव में रहना शुरू करता है, वहां के वायु को, वहां की हवा को के साथ वहां की नेचुरल सीनरी को देखता है, सब कुछ का अनुभव करता है प्राकृतिक चीजों को, तो ये सारी चीजें शहरों में नहीं मिलती है। तो पोएम को मैंने एंड कर दिया था, लेकिन जस्ट बाद जो है क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया था, तो इसीलिए हमने ए पॉइंट का जो है, ए पॉइंट में जो पेज नंबर आपका 90 में है, इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं, तो जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है, डू यू बिलोंग टू अ विलेज? क्या आप गांव में रहते हैं या क्या आप गांव से आते हैं? तो दोनों मीनिंग हो सकता है, क्या आप गांव में रहते हैं, क्या आप गांव से आते हैं, क्या आपका गांव से संबंध है। विच नेचुरल साइंसेज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा आपका, इसको ठीक कर लीजिएगा, SCENE, ठीक है। तो कहते हैं कौन सा, और एस कर लीजिएगा। क्या सब करना है? एक तो एस करना है, पहला SCENES, सीन्स की स्पेलिंग होती है SCENES, तो यहाँ पे साइंस को काट देना है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो कहते हैं विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट? कौन सा ऐसा प्राकृतिक दृश्य है, सीन्स मतलब दृश्य हो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब चारों तरफ की जो चीजें दिखाई पड़ती है, ऑब्जेक्ट हो गया, वहां पे है देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट, वहां पर में कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है? तो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ऊपर है, डू यू बिलोंग टू अ विलेज, तो लिखा है यस आई बिलोंग टू अ विलेज, कि हाँ मैं विलेज से बिलोंग करता हूं। और आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आगे दे रखा है, वेयर आई लव ग्रीन फील्ड्स, जहां पे मैं हरियाली जो खेत होता है उसको मैं प्रेम करता हूं। पीसफुल ग्रोव्स, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पेड़ के झुंड होते हैं, उस वहां पे शांति होता है, उसको मैं पसंद करता हूं। द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, जो चिड़िया हैं उनकी आवाज बहुत ही मधुर होती है, तो उसको मैं पसंद करता हूं। एंड लैंडस्केप, और वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको मैं पसंद करता हूं। दीज नेचुरल सीन्स, ये जो प्राकृतिक जो दृश्य है, रिमाइंड मी ऑफ, यह हमें उन चीजों को याद दिलाती है, हाउ ब्यूटीफुल नेचर कैन बी, कि आखिर में जो प्रकृति है वो कितना सुंदर हो सकता है। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अप्रिशिएट इट, और इसको प्रशंसा करना जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हमें नेचुरल सीन की, कहते हैं उत्तर में, की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश किया हूं कि छोटा से छोटा बनाने का। क्वेश्चन नंबर 2 में, डू यू बिलोंग टू अ टाउन, क्या आप टाउन से में रहते हैं या वहां से बिलोंग करते हैं। व्हाट थिंग्स देयर कॉज अनोयंस टू यू, क्या ऐसा चीज वहां पे है जो आपको परेशान करती है, तंग करती है या उसका कारण बनती है। तो आंसर में है, पहला क्वेश्चन जो दे रखे हैं, डू यू बिलोंग टू ए टाउन, तो उसका आंसर दे रखा है यस आई लिव इन अ टाउन, हाँ मैं टाउन में रहता हूं। क्योंकि मैं इंग्लिश की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें मैं सिखाता हूं कई बार कि यहाँ पर मैं जब यू से क्वेश्चन होगा तो आपको आई से आंसर देना है, तो इसलिए क्वेश्चन यू से है तो आंसर आई से है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, द नॉइज एंड हसल बसल ऑफ ट्रैफिक, कहते हैं जो ट्रैफिक की जो व्यस्तता है, हसल बसल मतलब व्यस्तता है, और उसकी जो आवाज है, क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ भाड़ वाला जो गलियां है, क्योंकि आप अगर शहर में जाइएगा तो देखिएगा गली में इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग रहते हैं कि कुछ ही दूरी में आपको एक कदम चलिएगा आपको 4 आदमी मिल जाएगा, फिर एक कदम चलिएगा आपको 4 आदमी मिल जाएगा। तो वहां पर में क्या है, क्राउडेड स्ट्रीट्स रहता है, एकदम भीड़ भाड़ वाली गलियां होती है।
एंड द कांस्टेंट रश, और लगातार जो भीड़ होती है वो हमें तंग करती है, एनवाई करती है, एनवाई भी मतलब परेशान करती है। नेक्स्ट दे रखे हैं इट कॉजेज टू ओवरवेलमिंग, या हमें व्याकुल करने का कारण बनते हैं। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कब करते हैं, जब हम आराम की अवस्था में होते हैं या हमारा ध्यान कहीं एकत्रित हो रहा होता है, हम कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, यह सभी चीजें हमको व्याकुल कराने की कोशिश करता है। आगे दे रखे हैं इसमें मोर ओवर, इसके अलावा पॉल्यूशन एंड द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, जो आपका पॉल्यूशन है मतलब जो प्रदूषण है, और जो ग्रीन स्पेसेस हैं या ग्रीन सीन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे सीनरी भी कह सकते हैं, मतलब जो हरा भरा जो वहां पे जगह है उसकी वहां पे लैक रहती है, कमी रहती है। मेक मी मिस द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, और यह शहर में क्या करती है, प्रकृति की जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, उसको मिस कराती है, मतलब उसको हम वहां पे नहीं पाते हैं। तो इसके साथ जो है दोनों क्वेश्चन एंड हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम क्या कराएंगे, बी पॉइंट का कराएंगे, वो भी शॉर्ट आंसर होगा, और उसके बाद हम लॉन्ग आंसर का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम ये एंड करते हैं। हाय, गुड इवनिंग। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू कवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ए पॉइंट में कराए हैं, और ये आपका जो है बी पॉइंट का है। पहले वाला जो था वो पेज नंबर 90 में था, और ये आपका पेज नंबर 91 में है। पहले वाला जो था वो आपका ए पॉइंट में था, लेकिन ये वाला आपका बी पॉइंट में है। तो वो पहले वाला भी शॉर्ट था और ये वाला भी शॉर्ट है। और इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम ओनली जो है 4 जो है शॉर्ट आंसर कराएंगे, जिसके आंसर बहुत हमने छोटे छोटे करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें गॉड मेड द कंट्री का, जो क्लास 10th की फर्स्ट पोएम का आपका क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट में। इसमें दे रखे हैं कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, कहां पे कौन सा ऐसा जगह है, कहां वो जगह है जहां पे आपको स्वास्थ्य भी मिलता है, हेल्थ भी मिलता है, और आपको वर्च्यू भी मिलता है। वर्च्यू मतलब गुण मिलता है आपके अंदर में, जो गुण होने चाहिए। तो आंसर है वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन द कंट्री साइड। हमें स्वास्थ्य और जो गुण है या वर्च्यू है वो हमें कहा मिलता है, कंट्री साइड में मिलता है। कंट्री साइड मतलब गांव के अंदर में जाके मिलता है। तो कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे गांव का अंदर का भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। आपको मैदान, खाली खाली मैदान को फील्ड्स कहा गया है, और ग्रोव्स है मतलब बाग बगीचे, जहां पर में काफी ज्यादा पेड़ पौधे एक साथ आपको एक साथ कलेक्शंस में दिखाई पड़ेंगे, ग्रुप में दिखाई पड़ेंगे, वो आपको कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे आंसर में दे रखा है, यह हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन द कंट्री साइड। कि हमें जो है वो फील्ड्स और ग्रोव्स कहाँ मिलता है, तो गांव के अंदर में मिलता है। फील्ड्स मतलब मैंने बताया था खाली मैदान, और ग्रोव्स का मतलब बताया था पेड़ के जो झुंड होते हैं एक साथ, जो काफी पेड़ रहते हैं, बगीचे के टाइप में रहते हैं, तो उसी को यहाँ पे ग्रोव्स कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके, वो दे रखे हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। क्या होता है गांव में जब शाम का समय हो जाता है, तो पहले के समय में क्या था, तो मिट्टी के तेल से लोग अपना दिया वगैरह जलाते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब तो लाइट आ गया है सभी लोगों के घर में। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है कि शाम के समय में, इन द इवनिंग का मतलब शाम के समय में। ठीक है, जो लाइट का जो साधन है, प्रकाश का साधन है गांवों में, इन विलेजेस मतलब गांवों में, वो क्या है। ठीक है, वो क्या सब है, तो वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो सुंदर सा दे रखा है गांव में लाइट का साधन, जिसमें ना तो आपको केरोसिन ऑयल जलाना है, ना पेट्रोल जलाना है, ना डीजल जलानी है, वो है एकदम बिल्कुल प्राकृतिक लाइट। अब उसके बारे में आंसर में दे रखा है द मून बीम इज द सोर्स ऑफ लाइट। जो चंद्रमा की जो प्रकाश होती है वो सोर्स ऑफ लाइट होती है, मतलब प्रकाश के साधन होती है। कहां पे होती है, इन विलेजेस मतलब गांव में होती है। और किस समय होती है, तो इन दी इवनिंग होती है, मतलब शाम के समय में होती है। तो कहने का अर्थ है कि शाम के समय में गांव में जो चंद्रमा की प्रकाश होती है वो क्या होती है, प्रकाश की साधन होती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसी में, वो है
वाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन अ टाउन? जो शहर होते हैं उसमें बुलबुल नाम की एक पक्षी होती है, उसी को नाइटिंगल कहा जाता है। वो चुप क्यों रहते हैं? क्या बात है कि क्या कारण है कि चुप रहते हैं? तो कहते हैं कि द नाइटिंगल इज म्यूट इन ए टाउन, नाइटिंगल जो है शहर में चुप होते हैं, बिकॉज इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड ट्रैंक्विलिटी आर नॉट एज यूजुअल, क्योंकि इसको जो प्राकृतिक जो मतलब रहने का जगह है उसी को नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। और जो शांति है, मतलब जो इसको शांति देती थी उसको ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, वो अब पहले की तरह नहीं रह गया है। आर नॉट एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब पहले की तरह। दे आर डिस्टर्ब्ड, इन सभी को परेशान किया जाता है बाय द नॉइज एंड अर्बन लाइफ स्टाइल। कैसे किया जाता है? तो शोरगुल करके, और जो शहर में रहने वाली जो जीवन शैली है उसी को अर्बन लाइफ स्टाइल कहा गया है। तो इसी कारण से, क्योंकि इसे डिस्टर्ब किया जाता है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी खत्म हो गया है, इसकी जो शांति है वो भी भंग हो गया है, पहले वाली नहीं रह गई है। इसीलिए बुलबुल जो पक्षी होती है वो भी गाना बंद कर देती है, अब वो भी चुप रहना ही पसंद करती है। तो इसी के साथ जो है आपका चारों क्वेश्चन एंड हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ जो है हम प्रेजेंट होंगे और उसी को करवाएंगे। गुड मॉर्निंग। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू कवर, आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये जो आपका आंसर है ये आपका सबसे लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है हम नया पोएम का कंप्लीट कराएंगे। चलिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, जो गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपका लॉन्ग आंसर जो स्क्रीन पे है वो दे रखे हैं, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? मतलब कवि को ऐसा क्यों विश्वास होता है कि ईश्वर ने ही गांव को बनाया है। कंट्री मतलब यहाँ गांव है, देश नहीं होगा, ठीक है। तो कवि को क्यों ऐसा यकीन होता है, लगता है, विश्वास करते हैं कवि कि ईश्वर ने ही गांव बनाए? तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे है, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज इट हैज अ नेचुरल ब्यूटी। कवि विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने ही गांव को बनाया है, क्योंकि गांव में क्या है, इट मतलब गांव हो गया, नेचुरल ब्यूटी है गांव में, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है, विच इज अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। और ये एक ऐसा सौंदर्य है जिससे कि मनुष्य के हाथों के द्वारा छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। इट ऑफर्स अ प्लेस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये एक ऐसा जगह देती है जहां पे शांति है और जहां पे एकदम बिल्कुल, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है साफ, एकदम शांत रहना, चुप रहना, ठीक है। तो ये पीस अलग है और ये ट्रैंक्विलिटी अलग है। दूसरा है, इट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड वर्च्यू। गांव क्या देती है? तो सेहत भी देती है और गुण भी देती है। इन कंपैरिजन टू अर्बन लाइफ, अगर हम शहरी जीवन की तुलना करें तो उसकी तुलना में गॉड हैज गिवन ह्यूमैनिटी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। ईश्वर ने क्या किया है कि एक कंफर्ट का सोर्स, मतलब ह्यूमैनिटी को क्या दिया है, एक कंफर्ट का सोर्स दिया है कि आप अगर गांव में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। एंड ऑफर्ड रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेसेस, और साथ में अगर आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, यहाँ पे ऑफर्ड लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, ऑफर्ड में एस लगा देना है, डी को हटा के। एंड ऑफर्स रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेसेस, आपको अगर काफी ज्यादा तनाव होता है या एंड हार्डशिप्स ऑफ डेली लाइफ, और रोज के जीवन में अगर कठिनाई होती है गांव में रह करके, तो इन सब से क्या करते हैं, गांव में जो सुंदरता है वो आपको बचाती है। नेक्स्ट में दे रखे हैं सेकंड में, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? उसमें था कि गॉड मेड द टाउन, इसमें है मैन मेड द टाउन। मतलब पोएट को क्यों ऐसा विश्वास होता है कि लोगों ने ही शहर को बनाया है? तो आंसर में है, द पोएट बिलीव्स दैट मैन मेड द टाउन, मतलब कवि को यह विश्वास होता है कि लोगों ने गांव को बनाया है, बिकॉज सिटीज आर बिल्ट बाय ह्यूमन हैंड्स, क्योंकि शहरों को
मानव के हाथों के द्वारा बनाया जाता है, नॉट बाय नेचर और गॉड, इसे प्रकृति या ईश्वर के द्वारा नहीं बनाई जाती है। टाउन्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो शहर है वो मानव सभ्यता का क्या है, उत्पाद होता है, क्योंकि मानव सभ्यता इसको बनाते हैं। दे आर द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियलिटी, ये क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियलिटी होती है मतलब नकलीपन होती है, कृत्रिमता होती है, उसका एक क्रिएशन होता है या निर्माण होता है। दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, इन शहरों में संसाधन विकास होती है, एंड अर्बन डेवलपमेंट, और शहरी विकास होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, उसके परिणाम स्वरूप टाउन्स आर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इनोवेशन, जो टाउन्स होते हैं वो मानव जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन क्या होती है, नया चीज को तैयार करना, उसका एक क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। एंड द नीड फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो सामाजिक संगठन है उसके लिए जरूरत होती है। दे सर्व एज सेंटर्स ऑफ कॉमर्स, कल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ, ये किस चीज का सेंटर के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पे वाणिज्य, कॉमर्स, कल्चर, कलाकृति, और जो भी कम्युनिटी लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ मतलब समुदाय में लोग जो मिलकर जीवन जीते हैं उनके ऊपर काम करती है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज लाइफ बिटर, मतलब जीवन आखिर में कठिन क्यों है, बिटर क्यों है, इतना कड़वा क्यों है, जीवन में लोगों को हमेशा खुशी क्यों नहीं रहती है, दुख क्यों आती है, तो उसके ऊपर इसमें लिखा हुआ है आंसर में। तो लाइफ इज कंसिडर्ड बिटर, जिंदगी को बहुत कठिन या कड़वा इसलिए समझा जाता है, माना जाता है, बिकॉज इट इज द यूनियन ऑफ चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, क्योंकि यह जो है चुनौतियों और कठिनाइयों की मेल से बना हुआ है। यूनियन मतलब मेल, चैलेंजेस मतलब चुनौतियों, और हार्डशिप्स मीन्स कठिनाइयां। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं दैट की द बिटरनेस ऑफ लाइफ इज, जीवन में जो कड़वापन है, इज ड्यू टू इट्स अनप्रेडिक्टेबल नेचर, वो इसीलिए है क्योंकि यह अभविष्यवाणी वाली नेचर के कारण, मतलब इसके स्वभाव के कारण है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है हमें आपको यह नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है हम लोगों के साथ, हम लोग कुछ और प्लान बनाते हैं लाइफ में, हो कुछ और जाता है, तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसी को कहा जाता है। तो इसी के कारण से जीवन में इस प्रकार की चैलेंजेस और कठिनाइयां हैं। अगर सभी को सब पहले ही पता हो जाता कि क्या होने वाला है उसके साथ, तो पहले से संभल के रहता और वो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं समटाइम्स, कभी कभी, इट गिव्स हैप्पीनेस, यह हमें क्या करती है, हैप्पीनेस देती है। एंड समटाइम्स इट गिव्स सॉरो, और कभी कभी यह हमें दुख देती है। द हेल्थ एंड वर्च्यू प्रोवाइड एनर्जी, जो स्वास्थ्य है और जो गुण है यह हमें ताकत देती है, ऊर्जा देती है, टू फाइट द बिटरनेस ऑफ लाइफ, ताकि जीवन में अगर कठिनाइयां हो, कड़वापन हो, तो उससे लड़ने के लिए। अच्छा, लाइफ को तो अनप्रेडिक्टेबल नेचर बताया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर मनुष्य करे, जैसे कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके भविष्य में समस्या हो, तो वो बहुत सारी कठिनाइयों से बच सकता है, चैलेंजेस से भी बच सकता है और कठिनाइयों से भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, क्या ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को मधुर बना सकती है। स्वीट मतलब यहाँ मिठाई नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, मधुर होगा। तो आंसर में है हेल्थ एंड वर्च्यू कैन ब्रिंग स्वीटनेस इन लाइफ ड्यूरिंग हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मान के चलिए आप खाते पीते अच्छे से हैं, सही से सोते हैं, उठ के एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, तो स्वास्थ्य अगर अच्छा है, अगर आपके अंदर गुण है, वर्च्यू है, तो ये जीवन में क्या करते हैं, मिठास ला सकती है, स्वीटनेस ला सकती है। कब ला सकती है, ड्यूरिंग हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस, जब आपके जीवन में कठिनाइयां होती है और जब आपको चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। हेल्थ मेंटेन्स फिजिकल एंड्योरेंस, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो ये शारीरिक सहनशीलता को मेंटेन करती है। मतलब आपको अगर फिजिकल आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़े, तो उसमें जो एंड्योरेंस होती है, उसमें लग के काम करने की क्षमता होती है, उसको हेल्थ क्या करती है,
बनाए रखती है, मेंटेन करती है। एंड वर्च्यू इंप्रूव्स आवर मोरल कैरेक्टर, और अगर आपके अंदर गुण है तो ये हमारी जो नैतिक जो चरित्र है, मोरल कैरेक्टर है, इसको बेहतर बनाती है, इंप्रूव करती है, उसको सुधारती है। दे आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, मददगार होते हैं। कौन मददगार होते हैं, हेल्थ एंड वर्च्यू, क्या करने के लिए, तो एक मतलब भरी जो संबंध होती है उसको बनाने में। परसुइंग पैशन, हमारे अंदर जो शौक है उसको पूरा करने में या उसको संभालने में। एंड इंटरेस्ट, और हमारी जो रुचि होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, उसके परिणाम स्वरूप वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड वर्च्यू कैन ट्रांसफॉर्म समवन्स बिटरनेस इनटू स्वीटनेस, कि जो स्वास्थ्य और गुण होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जो कड़वापन होते हैं जीवन में, उसको मिठास में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फंक्शन डू ग्रोव्स परफॉर्म इन अ विलेज, जो बाग बगीचे होते हैं वो गांव में किस प्रकार के कार्य को पूरा करते हैं। तो आंसर में है, ग्रोव्स इन अ विलेज प्रोवाइड अ नेचुरल सेंचुरी, विलेज के बाद यहां कॉमा लगा दीजिएगा, कि जो बाग बगीचे है वो गांव में एक प्राकृतिक जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी होते हैं जहां पशु पक्षियां रहते हैं, पक्षियों के लिए ज्यादा सेंचुरी बनाया गया है, तो वो देते हैं, सेंचुरी देते हैं। कौन सा देते हैं, प्राकृतिक देते हैं। एंड रिलीफ फ्रॉम द हीट, और जो गर्मी होती है उससे राहत देते हैं। दे ऑफर शेड एंड कूलनेस ड्यूरिंग हॉट डेज, ये गर्मी के दिनों में छाया देते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। दे सर्व एज गैदरिंग प्लेसेस फॉर कम्युनिटी एक्टिविटीज सच एज पिकनिक्स, फेस्टिवल्स एंड सोशल गैदरिंग्स, ये जो बाग बगीचे होते हैं वो एक इकट्ठा या जमा लोगों के जमा होने का जगह बन जाते हैं, और इसमें जो समुदाय के लोग हैं वो अपने अपने एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि पिकनिक मनाते हैं, उस बाग बगीचे में आके त्योहार मनाते हैं और सामाजिक संगठन करते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं। दे फोस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी, वे एक सामुदायिक के जो सेंस है, विचार है, उनको जन्म देते हैं। एंड बिलोंगिंगनेस अमंग विलेजेस, और गांव में जो है आपस में संबंध को बताते हैं कि वो गांव के रहने वाले हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दे एनहांस द एस्थेटिक अपील ऑफ द विलेज, वे क्या करते हैं, गांव में जो प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं उसको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ग्रोव्स प्ले ए वाइटल रोल इन विलेज लाइफ एंड नेचर, जो बाग बगीचे हैं वो गांव में, गांव की जो जिंदगी है और जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें एक अहम रोल या अहम भूमिका, वाइटल मतलब अहम होता है, अहम भूमिका अदा करते हैं या देते हैं, प्ले करते हैं। यहाँ प्ले मतलब खेलना नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ, मतलब जो चिड़िया होती है वो किससे डरी हुई रहती है, एक्सप्लेन करिए, इसको व्याख्या कीजिए। तो आंसर में है, द बर्ड सच एज द थ्रश एंड द नाइटिंगेल, जो चिड़िया है जैसे कि गाने वाली चिड़िया थ्रश और जो बुलबुल है, आर स्केयर्ड ऑफ द आर्टिफिशियलिटी, यह जो है कृत्रिमता या नकलीपन से वो डरते हैं। आर्टिफिशियलिटी मतलब जो मानव जो बनाता है। एंड नॉइज ऑफ अर्बन एनवायरमेंट्स, और जो शहर में जो वातावरण है शोर शराबा की, उससे वो डरते हैं, स्केयर रहते हैं। इन सिटीज द लाउड साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, शहरों में क्या होती है, जो गाड़ियां चलती है उसका जो गाड़ी आवाज होती है, बसलिंग क्राउड्स, जो एकदम भीड़ भाड़ होती है जिसमें से आवाज आती रहती है, लोग एकदम झुंड में चलते हैं, तो उसी को बसलिंग क्राउड्स कहा जाता है। एंड आर्टिफिशियल लाइट्स, और जो कृत्रिम जो प्रकाश है, जो प्राकृतिक प्रकाश नहीं है, ओवरवेल्म देयर सेंसेस, ये जो पक्षियां हैं, देयर मतलब पक्षियां हो गया, उनकी जो सेंसेस है मतलब ध्यान है, उनको व्याकुल करती है, ओवरवेल्म करती है, उनको घबरा डालती है, व्याकुल कर डालती है। इट कॉजेज द बर्ड्स टू फील अनसेटल्ड एंड फ्राइटेंड, यह चिड़ियों को क्या करती है, ऐसा फील करा देती है कि वो सही से नहीं रहने योग्य है और
उन्हें डरा देती है। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डराना। Thus the bird's fear is rooted in the chaos of urbanization। और इस तरीके से चिड़िया की डर जो है उनकी जड़ें कहाँ जमी होती है, तो उनकी जड़ें जमी होती है जो शहरीकरण है उनके उपद्रव में। chaos का मतलब उपद्रव है, बाधा में, परेशानी में। तो जो अर्बनाइजेशन की जो chaos है, इससे ह्यूमन तो परेशान है ही। अगर आप शहर कभी जाइएगा, देखिएगा कि व्यक्ति कैसे भागम भाग की जिंदगी जी रहा है, कैसे वो अपनी रोज की जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। और व्यक्ति तो कुछ परेशान है ही है, लेकिन जो पक्षियां हैं जैसे नाइटिंगेल और थ्रश है, वो भी इससे परेशान है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब वहां पे उनका घर नहीं है, इसलिए अनसेटल्ड दे रखा है और वो वहां पे डरे हुए हैं। तो अगर आपको इसके मीनिंग को समझना है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, देयर आर मेनी वर्ड्स, दे आर connected to our everyday life, then you can just reverse the videos and you can watch it multiple times as long as you learn the words and sentences properly. By then, take care of yourself. In the next part of the video, I'll be again present with a new poem.